नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कूल विद्यार्थी इस मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी लोकवाणी। जिन बच्चों ने आधा हिंदी आधा संस्कृत आधा उर्दू आधा हिंदी ऐसे लिया होता है, उनका ये हिंदी लोकवाणी का अलग बुक होता है। ठीक है। और 40 मार्क्स का इनका पेपर होता है। ठीक है। बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। जो उर्दू के बच्चे हैं उनका उर्दू मीडियम होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद से आपको बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और जो पुरानी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है 10th स्टैंडर्ड पे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। इस चैप्टर को लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने। सफ़र का साथी और सिरदर्द एक प्रवास वर्णन है, मतलब प्रवास के लिए, यात्रा के लिए जब हम निकलते हैं तो यात्रा में मिलने वाले लोग कभी कभी हमारा सिरदर्द बन जाते हैं। तो इसी के बारे में ये आपका चैप्टर है। लेखक का यहाँ पे परिचय दिया है। उनका जन्म हुआ है 1918 में खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है, मतलब भारत स्वतंत्र होने से पहले के ये लघु कथाकार हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। मतलब इनकी जो भाषा है लिखने की वो बहुत ही सरल है, सहज है और प्रभावशाली भी है, इफ़ेक्टिव भी है। आपकी व्यंग, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। मतलब इन्होंने अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा है। साहित्य यानी कि क्या, अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीकों से इनका लेखन हुआ है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा जो होती है, हर स्टेट की अलग अलग लोक भाषा होती है और विभिन्न बोलियां भी होती हैं, तो उनके संवर्धन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। व्यंग का मतलब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये व्यंग है। व्यंग यानी कि क्या, किसी ऐसी परिस्थिति जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है पर फिर भी कुछ लोग उस पर थोड़ा सा मजाक बना देते हैं, उधर भी मतलब एंजॉय करते हैं। वो दुख भी एंजॉय करना, दुख भी हंस के थोड़ा सा जोकिंग करना, इसको व्यंग कहते हैं। जिसको अभी हम लोग मीम्स कहते हैं ना, उस तरह से ही ये थोड़ा बहुत होता है। अभी ये जो लेखक है इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी है जो फेमस है। एक है बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्काती फाइलें, बहुत सारा लेखन उनका व्यंग संग्रह ही है। मृग के छौने ये निबंध है। हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया लोक साहित्य है। जिन्हें भुला न सके ये एक उनका संस्मरण है। ठीक है। उसके बाद में हमारे गद्य के संबंधी पढ़ेंगे कि ये चैप्टर के रिलेटेड। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में व्यंगकार ने रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। देखिए, जब भी आप रेल से यात्रा करते हो इस तरह के लोग आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो कवि है हमारे, उन्होंने एक हास्य मतलब टीका भी किया है। उनको जो गलत लगा ये भी उन्होंने बताया, पर उनका जो बताने का तरीका है वो जोक्स क्रिएट करके ये तरीका है जिसको व्यंग बोला जाता है, हास्य व्यंग। हाँ, लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से हमेशा बचना चाहिए, मतलब ऐसे लोग हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटने चले जाने और दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है।
अभी देखिए, जब भी आप रेल यात्रा में होते हैं ये दो चीज़ें आपके साथ होती ही होती है। अगर आप विंडो सीट के पास हो तो आपको पता चलता है कि अगर आपका जो रेल गाड़ी है वो सपोज़ किसी नदी को क्रॉस कर रहा है ब्रिज से, तो आपको मानो ऐसे लगता है कि आपके पैरों के नीचे से आप क्या कर रहे हो, एक नदी में जैसे कि आप डुबकी लगा रहे हो, ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग कल्पना करते हैं, वैसे ही लेखक भी कर रहा है। सेकेंड चीज़ जो होती है रेल में कि कुछ पेड़ जो होते हैं वो फटाफट फटाफट जैसे ट्रेन आगे जाती है पेड़ पीछे पीछे निकल जाते हैं, तो फिर सामने वाले से और नए नए पेड़ आ जाते हैं। तो ऐसा नज़ारा हर रेल यात्रा में आपको अनुभव करने को मिलता है। तो लेखक को भी इन दो तरीकों का, ये जो उनका जर्नी है, जर्नी में ये दो तरीके की हैप्पीनेस होती है वो उनको भी बहुत ही अच्छी लगती है, उनको भी बहुत बड़ा मज़ा आता है उसमें। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हूँ। अभी कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में भी रेल यानी कि ट्रेन में भी कभी कभी हमें कोई साथी मिल जाता है। तो अगर कोई साथी मिल जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, तो ऐसा लगता है लेखक को कि वो उनकी नज़र चुरा रहा है, निगाह चुरा रहा है। क्योंकि फिर अगर आपको दोस्त मिल जाता है रेल में तो उसके साथ आपको बात करना पड़ता है, आपको नज़ारा एंजॉय नहीं करने को मिलता है, राइट। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं। देखिए, आपके साथ अगर कोई इंसान होता है, ठीक है, आपके साथ कोई दोस्त है, ट्रैवलर है, आपके साथ कोई भी है इंसान, पर अगर वो आपको हमेशा ताकते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसको देख रहे हो, आप किसको देखकर नाक भौं सिकोड़ना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हो और कोई आपको देखता है, कंटिन्यूसली स्टेयर करता है, तो आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या फिर कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी, मैं अकेला होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये कोई मुझे देखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झाँक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। ये भी इंसिडेंट सबके साथ होता है। कभी कभी हम लोग विंडो सीट पे बैठते हैं और हम सोचते कि नहीं नहीं, आज फाइनली हम लोग सनसेट देखेंगे ही देखेंगे या फिर सनराइज देखेंगे ही देखेंगे, पर अचानक उसी वक्त हमें कोई दूसरी चीज़ दिखाई देती है, हम उसको ही देखते रहते हैं और फिर याद ही नहीं रहता कि एक्चुअल में हम लोग क्या देखने वाले थे, और बाद में हमें याद आता है कि अरे अब तो सनसेट चला गया, गाड़ी बहुत आगे चली गई, या फिर गाड़ी ने टर्न लिया, या फिर जो भी चीज़, टनल में ट्रेन चली जाती है, तो हमारा जो सीन देखना होता है वो ऐसे ही रह जाता है। हम भूल ही जाते कि एक्चुअल में हम क्या देखने वाले थे और गलती से क्या देखने लगे हैं। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। और क्या क्या तकलीफ आती है, कभी कभी ऐसे लगता है कि चलो अभी नदी है, नदी का नज़ारा मैं देखूंगा, पर तभी क्या होता है प्रॉब्लम, कभी कभी पहाड़ों के बीच से जब रेलगाड़ी जाती होती है तो वो जो कंकड़ होते हैं वो धूल, हवा, मिट्टी से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो कंकरी मतलब छोटे पत्थर जो हमारे आँख में चले जाते हैं हवा के वजह से, और पूरा हमारा जो मूड होता है उस नदी के किनारे को देखने में वो चौपट हो जाता है, क्योंकि वो निकालते निकालते हमारी ट्रेन बहुत आगे चली जाती है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत की ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी मानो लेखक पक्षियों को देख रहा है और उनको लगता है काश इस पक्षियों के जैसे ही मुझे आकाश में उड़ने को चांस मिलता, ठीक है, तो फिर मैं ये अनंत आकाश है उसको मैं नापता। ये सब वो इमेजिन करते ही मतलब करने ही वाला होता है, तभी अचानक से टनल आ जाता है और ट्रेन होती है वो गुफा में प्रवेश कर देती है। और लेखक को कितना भी चाहे ना चाहे उनको
उस पतली लकीर में से, मतलब उस पतली जो टनल है उसमें क्या करना पड़ता है, निकलना ही पड़ता। मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसको भी उस ट्रेन में अगर वो बैठा है तो उसको वो टनल पार ही करना होता है। आगे लेखक बोलते हैं, वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। तो लेखक एक चीज़ बता रहे, शेयर कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल बस से ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बस में बैठने वाला जो इंसान होता है वो कैसा होगा, क्या होगा, वो हमें कुछ पता नहीं होता, और मोस्ट ऑफ तो वो नापसंद ही निकलता है। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए कुछ छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। यहाँ पे देखिए, हमारे जो लेखक है उन्होंने बस में जो सहयात्री होता है, बाजू के सीट पे जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसको रूठी हुई बीवी से कंपेयर किया है। क्योंकि रूठी हुई जो बीवी होती है वो आप कितना भी उसको ट्राई करो उससे बात करने, अगर वो रूठी है तो वो आपसे बात नहीं करेगी, अगर करेगी तो हाँ और ना में ही जवाब देगी, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगी। तो कभी कभी बस में ऐसे हमारे बाजू में बैठने वाले लोग मिल जाते हैं जो जैसे रूठी हुई पत्नी, जिसको लाख मनाए पर भी वो बात नहीं करेगी, और कुछ पूछा भी, प्रश्न पूछने की अगर छेड़खानी की भी तो भी सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देंगे। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दोनों में से एक उतर ना जाए। पर कभी कभी टोटली डिफरेंट भी हो जाता है, और इन्वर्स हो जाता है सिचुएशन कभी कभी, कि कभी कभी ऐसा इंसान आपके बाजू में आके बैठता है जो इतनी बातें करता है, आप उनकी बातें सुनो ना सुनो वो बात करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक आप ना उतरे या वो ना उतरे। दोनों में से वो जब तक उतरता नहीं है कोई, तब तक यह सामने वाला इंसान बात ही करता रहता है। तो इसके लिए लेखक को बस से ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट वो ट्रेन के बारे में फिर से बता रहे हैं, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भी देखिए, ट्रेन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है सुपर फास्ट ट्रेन और दूसरा होता है एक्सप्रेस ट्रेन। सुपर फास्ट मतलब ऐसी ट्रेन जो कुछ ही स्टेशनों पे रुकती है, और एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है वो हर स्टेशन पे रुकती है। तो लेखक को कौन सी ट्रेन पसंद है? एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा पसंद है। क्यों? यहाँ पे लेखक ने सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है उसको इंसान के स्वभाव के साथ कंपेयर किया है, और एक्सप्रेस ट्रेन को भी इंसान के स्वभाव के साथ कंपेयर किया है। लेखक का ये मानना है कि सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है उसका जो स्वभाव होता है मानो कि विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है, जो कि अमीर है, जो बहुत ही बड़ा है, फेमस है। वो व्यक्ति कैसा होता है कि सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन से ही वो बात करेगा, उनके साथ ही वो रहेगा, ठीक है। मतलब बराबर वालों के साथ वो रहेगा, और बाकी लोगों की वो उपेक्षा करता है। उपेक्षा मतलब उनसे बात नहीं करेगा, उनसे मिलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे होता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। ये किसके बारे में बात करें? सुपरफास्ट ट्रेन के बारे में। इसके लिए लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन नहीं पसंद, क्योंकि वो सभी स्टेशनों पर नहीं रुकती। एक तो उसका स्पीड का उसका बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि उसकी स्पीड सुपरफास्ट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल पे उसको नाज होता है, और बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है वहाँ पे ही वो रुकता है। पर उसके बिल्कुल अपोजिट होती है एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक दोस्त की तरह होती है। जब भी वो कोई स्टेशन देखती है, पहले से ही उसकी जो गति होती है ट्रेन की वो धीमी हो जाती है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन आने वाला होता है। तो ये जो मूवमेंट है वो लेखक को ऐसा लगता है कि कभी आपका जो दोस्त है वो आपको देखता है, तो वो आपको देखकर आपसे बात करने के लिए जैसे धीरे धीरे चलता है आपकी ओर, वैसे ही ये एक्सप्रेस ट्रेन होती है। एक्सप्रेस जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल को धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। मतलब सब स्टेशन पे वो रुकती है, जब चलती है तो इस कदर धीरे चलती है। देखिए, सुपर फास्ट ट्रेन फटाफट से निकलती है हर स्टेशन से, पर एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो स्टेशन जब पहुंचती है तभी भी वो स्पीड कम कर लेती है, और जब स्टेशन को छोड़ती है
तभी भी वो स्पीड धीरे 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 करके ही वो बढ़ता है स्पीड। तो जब भी वो चली जाती है तो इस कदर धीरे से चली जाती है जैसे एक मित्र कोई दूसरे मित्र से विदा ले रहा हो। इसके लिए लेखक को एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा पसंद है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। देखिए, लेखक को ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और उससे भी ज़्यादा उनको अच्छा लगता है कि कांच की जो खिड़की होती है, रेल की जो खिड़की होती है, उससे पूरी दुनिया देखना। ठीक है, क्योंकि एक रेलगाड़ी बहुत सारे शहरों को क्रॉस करती है, तो पूरी दुनिया ही देख रहे हो ऐसा अनुभव आपको होता है रेल जर्नी में, रेल यात्रा में। तो यहाँ पे एक शब्द आया है बाइस्कोप। बाइस्कोप क्या होता है, आप एक तो यूट्यूब करिए या फिर गूगल कीजिए। बाइस्कोप एक ऐसा मशीन था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो बहुत पहले के ज़माने में होता था, जब टीवी कैमरास नहीं होते थे। तो उस टाइम की ये बात है, तब बाइस्कोप होता था। बाइस्कोप मतलब एक यंत्र होता था, उसके अंदर रील्स लगे होते थे और जिसमें अलग अलग फोटोज़ होते थे, अलग अलग हीरोइंस के, ये हीरोज़ के, ऐसे फ़ोटो पुराने ज़माने के। और एक आपको होल दिया जाता था कांच का, तो उससे अगर आप आँखों से, मतलब एक आँख से अगर उसको देखोगे दूरबीन के जैसे, तो आप वो बाइस्कोप अंदर से गोल 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 मशीन फिर घूमती रहती है और आपको एक एक फ़ोटो दिखाती रहती है। तो इस तरह से ये होता है बाइस्कोप नाम का मशीन। तो आप यूट्यूब करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन कोई देखने दे तब तो, जैसे ही अपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तो देखिए, आपको रेल जर्नी कितनी भी अच्छी लगे, फिर भी प्रॉब्लम होती है कि ट्रेन में अकेले आप नहीं होते हैं। आपके आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं सहप्रवासी, अगर वो आपको पहचाने ना पहचाने, फिर भी आपको पता है ट्रेन में हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो पर्सन नोन हो या अननोन हो। ठीक है, अपरिचित व्यक्ति भी आपसे बात करते हैं ट्रेन में। तो वैसे ही लेखक भी जब भी विंडो सीट पे बैठते हैं कि चलो अभी मैं नज़ारा देखता हूँ, पूरी दुनिया देखता हूँ, पर तभी जो सामने वाला इंसान होता है वो क्या करता है, लेखक के बैग में, झोले में जो अखबार दिखाई देता है तो वो उसको अखबार को मांगता है लेखक से पूछता है कि क्या मैं इसे ले लूँ। ये भी इंसिडेंट बहुत बार सभी के साथ होता है। अभी न्यूज़पेपर मांगने का तो ट्रेंड ही है पुराना। हाँ, आप बस से ट्रैवल करो या फिर ट्रेन से ट्रैवल करो, कोई ना कोई इंसान न्यूज़पेपर लेके आता है, फिर टाइम पास के लिए सभी एक एक पेज उससे मांगते हैं। पूरे ट्रेन में वो न्यूज़पेपर चलता रहता है। तो वही इंसिडेंट लेखक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी नहीं देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले हाथों में होगा। तो ये जो इंसान होते हैं जो आपसे न्यूज़पेपर मांगते हैं, तो वो ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचते कि अरे नहीं नहीं, इसने तो अभी पढ़ा भी नहीं, इसने तो खोला भी नहीं। लेखक का भी वही मानना होता है, अरे मैंने लिया है, खुद खरीदा है और मैंने इसके पन्ने भी नहीं अभी तक खोले हैं, और ये सामने वाला व्यक्ति मांगने भी लगा। और ये जो व्यक्ति होते हैं ऐसे, वो वेट भी नहीं करते कि आप हाँ बोले, डायरेक्टली वो ले लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक ने बोली है कि उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं करते और अखबार सामने वालों के हाथों में। अब आपकी परिस्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होता है, आपका ही न्यूज़पेपर आपको ही मांगना पड़ता है सामने वाले से कि भाई अब दे दो, ये मैंने खरीदा है। तो आपकी स्थिति मांगने वाले के जैसी हो जाती है। आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटाएंगे, पर ये लौटाते नहीं। तभी वे सज्जन एक जम्भाई लेकर उसे बेतरबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ाएंगे मानो कि समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी ही निजी संपत्ति हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका न्यूज़पेपर सामने वाला व्यक्ति लेता है, उसका पढ़ने के बाद, हो जाने के बाद आपको देना चाहिए ना फिर से कि नहीं नहीं ठीक है मेरा पढ़ के हो गया, आप ले लो। पर नहीं, ये क्या करेंगे, जम्भाई करेंगे, इनको नींद आएगी, थोड़ी देर के बाद उसी न्यूज़पेपर को मोड़ मरोड़ के सामने वाला व्यक्ति रेडी रहता है वो न्यूज़पेपर मांगने के लिए, तो उसको दे देंगे।
पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ये मेरा न्यूज़पेपर नहीं, उनका न्यूज़पेपर है, आप उनसे मांग लीजिए। ये ऐसे दे देंगे न्यूज़पेपर जैसे कि ये न्यूज़पेपर इसी इंसान का है। तो ये भी चीज़ लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे। फिर ये न्यूज़पेपर नहीं रहता, ये पन्नों में बढ़ जाता है। सब जगह पे एक एक पन्ना फॉरवर्ड किया जाता है और पूरे डब्बे का ये चक्कर खा लेता है। मज़े की बात यह है कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। मतलब जब अखबार कारखानों में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, तो उसको भी नहीं पता होगा कि पढ़ने के अलावा भी न्यूज़पेपर का लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और वो सब जो यूज़ है वो आपको रेलगाड़ी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता आपको नजर आएगा। उनको कुछ लेना देना नहीं है न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, एडिटर का कुछ ओपिनियन है उसमें क्या है, उनको नहीं पता। वो सिर्फ क्या करेंगे, अपना सीट झाड़ेंगे। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई देता है ताकि सीट खराब ना हो। बेचारे समाचार पत्रों वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने भी उपयोग हो सकते। जैसे कि मैंने ऊपर ही कहा कि वो समाचार पत्र वालों को भी नहीं पता होगा कि हमारे न्यूज़पेपर का लोग इस तरह से भी उपयोग करेंगे पढ़ने के अलावा। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? अभी ठीक है, ये न्यूज़पेपर का भी सेशन खत्म हो जाता है। फिर लेखक बोलता है जाने दो, अभी मुझे न्यूज़पेपर भी नहीं देखना है, नज़ारा भी नहीं देखना है, थोड़ा शांति से मैं क्या करता हूँ, सर टिकाकर थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। पर सामने वाले इंसान सोने दे तो ना, तो वो डायरेक्टली आपसे कुछ प्रश्न करेंगे कि कहाँ से हो, कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेखक के साथ एक प्रश्न सामने वाला व्यक्ति पूछता है, आप कहाँ तक चल रहे हैं? फिर आप चाहें ना चाहें आप अनमने स्वर से कहेंगे। अनमने स्वर से मतलब आपको बोलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं पर फिर भी बोलना पड़ रहा है। सो आप बोलेंगे भोपाल तक, मतलब लेखक ने कहा कि भोपाल तक। फिर वो फिर से पूछेंगे, प्रश्न खत्म नहीं होता, प्रश्न बढ़ते रहते हैं। भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? फिर लेखक ने बोला 3:15 बजे। फिर वो बोलेंगे पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। फिर लेखक बोलेंगे टाइम अब बदल गया है। फिर वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहा है, वह यहाँ पे भी वो बता रहा है सामने वाला व्यक्ति कि नहीं नहीं, ट्रेन में तो चेन पुलिंग होती है, चेन पुलिंग के वजह से ट्रेन थोड़ा लेट होती है। तो आज की तारीख में अभी हम टाइम में पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो गनीमत है। ऐसे तो आपको लगेगा चलो इतना बोल के हो गया, अभी चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे, वो उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? तो फिर लेखक फिर से बोलते हैं हबीबगंज। फिर वो पूछेंगे आपको हबीबगंज ही क्यों? फिर लेखक कहते हैं वहां से तुलसी नगर मुझे पास पड़ता है इसके लिए। फिर वो चिढ़कर बोलेंगे खाक पास पड़ता है? आपको पता है ऐसे लोग आपको उपदेश बहुत सारे देते हैं, एडवाइस। सो वो बोलेंगे खाक वहाँ से थोड़ी पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7, अभी ये पुरानी स्टोरी है, इसके लिए 5 और 7 रुपीज़ उस टाइम पे बहुत बढ़िया अमाउंट होती थी ऑटो के लिए। सो मतलब अभी के 500-700 ऐसे आप अज्यूम कर लो। सो ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरिए, वहाँ से 4 कदम चलने पर आपको एक टेम्पो मिल जाएगा और 50 पैसे में वो आपको टीटी नगर और फिर 50 पैसे में वो आपको तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी तक उतार देगा। अभी 50 पैसा मतलब 8 आना जिसको हम बोलते थे, अभी तो ये 8 आना नहीं है चलन में। सो आप 1 रुपये में, मतलब हम बोलते ना, अभी भी हम भी ऐसे कैलकुलेशन करते, अरे ओला से क्यों जाना, ओला से तो 700 बिल हो जाएगा, उससे अच्छा हम ऑटो कर लेते हैं, 100-150 में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से ये कैलकुलेशन सामने वाला व्यक्ति बता रहा है लेखक को कि आप क्या कीजिए,
हबीबगंज मत उतरिए, आप भोपाल उतरिए, वहाँ से टेम्पो थोड़ा चलिए, टेम्पो मिलेगा, टेम्पो से आप 50 पैसा और 50 पैसा ऐसे करके आप तुलसी नगर पहुँच जाएंगे। सोचा, फिर लेखक कुछ जवाब ही नहीं देते। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। फिर लेखक ने कुछ नहीं बोला। लेखक बोला नहीं नहीं, जाने दो, यह हबीबगंज ही मुझे उतार देगा, ठीक है। हबीबगंज स्टेशन से जाकर वहाँ से भी फिर से मुझे वापस ना बिठा दे, ऐसा लेखक को लगता है। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा, अनिवार्य होता है। आप चाहे ना चाहे, सामने वाला प्रश्न पूछेगा तो आपको चाहे ना चाहे उसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, भोपाल में क्या करते हैं? तो लेखक बोलते हैं मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते। इतना सुनने के बाद वो अपना ही सब कहना चालू कर देते। अभी लेखक क्या है, कौन है, इससे इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इनको सिर्फ बातें करना है। तो ये खुद की ही बात उन्होंने चालू कर दी। अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। इसने खुद की इन्फॉर्मेशन दी कि है ये जो व्यक्ति है, ये जो बात कर रहे हैं कब से लेखक के साथ, ये वल्लभ भवन में अकाउंट सेक्शन में काम करता है, लोगों के बिल बनाते हैं और खुद का भी उसका अच्छे से पगार बन जाता है उसमें, और सरकारी क्वार्टर में रहता है, उसके 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। फिर चर्चा रुकती नहीं और चर्चा चालू। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लेखक ये एक व्यक्ति हो ही गया, अभी दूसरे यात्रियों के बारे में लेखक अपना मत बता रहे। कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में रेलवे कर्मचारी ही होते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब रेलवे में काम करने वाले ही लोग कभी कभी आपके सहयात्री हो जाते हैं। तो वो हमेशा ट्रेन के बारे में ही बात करते हैं। रास्ते में गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ उनको सुनाई देती है, फिर उसी के बारे में, क्योंकि उनको नॉलेज होता है तो उसी के बारे में वो बात करते आपको मिलेंगे। जैसे कि 8 अप से आ रहा हूँ, 7 से डाउन लौटना है, ये सब वो ट्रेन के रिलेटेड बातें करते हैं। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। ये पूरा इंसिडेंट उन्होंने ट्रेन का ही बताया है कि ट्रेन में एक तो 2 तरह की ट्रेन होती है, एक तो इंसान जिसमें जाते हैं आते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है मालगाड़ी। मालगाड़ी में क्या होता है, जो भी हेवी सामान होता है उसका ट्रांसफ़र होता है 1 स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द ट्रेन। तो कभी कभी क्या होता है, मालगाड़ी में अगर कोई नाजुक सामान होता है तो उसको मालगाड़ी में नहीं भेजा जाता, उसको मेल यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन से भेजा जाता है, और इसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन को रुकाया जाता है बीच में ही सिग्नल देकर, क्योंकि मालगाड़ी का जो सामान होता है वो एक्सप्रेस जो मेल होती है उसमें डालने के लिए। और इसके वजह से एक्चुअली जो ग्राहक है, जो यात्री या मतलब यात्रा करने वाले यात्रिक है, वो शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगली तो नहीं है, ठीक है। पर शिकायत करे तो कैसे इंसान करे? अगर आप शिकायत की किताब मांगने जाए तो जो अब तक वो किताब आपको दे देंगे तब तक तो आपकी ट्रेन स्टेशन छोड़कर आगे चली जाती है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो ये ट्रेन का एक इन्होंने इशू बताया है। दूसरे ने कहा, हम ये इशू कौन बता रहे हैं? ये ट्रेन वाले, मतलब ट्रेन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ट्रेन कर्मचारी, रेल कर्मचारी, तो वही ये बातें गॉसिप कर रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल
कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी रहेगी। अभी दूसरा एक कर्मचारी, रेल कर्मचारी ही है, पर ये पूछताछ विभाग में काम करता है, इंक्वायरी ऑफिसर है ये। तो इंक्वायरी ऑफिसर ये वही उसका दुख शेयर कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं, बुद्धिहीन लोग मिलते हैं, जो मेरे काउंटर पर आके मुझसे पूछते कि 10 बजे वाली ट्रेन मतलब रेल कब आएगी। अभी सामने से ही बंदा बोल रहा है कि बाबा 10 बजे वाली, तो 10 बजे वाली ट्रेन 10 बजे ही आएगी कि नहीं। फिर भी कुछ लोग जाते हैं मतलब इंक्वायरी सेक्शन में और पूछते हैं कि 10 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। अरे 10 बजे ही आएगी ना। या फिर कभी कभी आपको पता है कुछ ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं, मतलब रेलगाड़ी, मालगाड़ी, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अलग अलग उसकी पटरियाँ होती हैं। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भी आके पूछते हैं कि छोटी लाइन वाली गाड़ी, मतलब छोटी पटरी वाली गाड़ी कहाँ आएगी। अभी छोटी लाइन वाली गाड़ी छोटा ट्रैक जो होगा वहाँ पे ही आएगी, वो दूसरे ट्रैक पे तो जाएगी नहीं। फिर भी ये क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पे आते हैं लोग। मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। मतलब यहाँ पे लेखक एक जो करते हैं, जैसे कि वो अभी बड़े ट्रैक में आने वाली है गाड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे डाउट कुछ लोग पूछने आते हैं। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्या पूछा देखते हैं। क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। हद हो गई, कोई टीसी से जाके ऐसे पूछे तो फिर हो गई गनीमत। तो ये इंसान इतना मतलब इतना मूर्ख है, बुद्धिहीन है कि जो इंक्वायरी काउंटर है वहाँ पे जाके वो पूछता है कि जिनके पास टिकट नहीं है उनको कहाँ से एग्जिट है। ऐसा कोई पूछ सकता है, पर मूर्ख लोग पूछ सकते हैं, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है, तो ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो ये वो सीन्स बता रहे, मतलब एक दूसरे के साथ किससे शेयर कर रहे हैं हर इंसान, मतलब उसके काम के रिलेटेड जो भी जोक्स होते हैं उनको। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल देना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला कुछ नहीं है, मैंने मतलब लेखक ने कहा उस इंसान को जो पूछताछ विभाग में काम करता है कि ठीक है मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी आपके ही जैसे था, मैं भी एक दिन इस तरह से रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था और लोगों को बाहर जाने का भी अभी मैं रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ये जोक करते हैं आगे। और एक इंसिडेंट लेखक के साथ होता है। एक सहयात्री लेखक को पूछता है कि आप आरक्षण करते हो टिकट का। आरक्षण यानी कि आपको एडवांस में बुकिंग करते हो टिकट का, ठीक है, रिजर्वेशन करते हो। तो एक सहयात्री बोलता है कि आप रिजर्वेशन करते हो यात्रा के समय। तो फिर लेखक बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सहज बात है, कौन नहीं करेगा, हर कोई करता है ना रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन ना करना ये तो बड़ी बड़ी सिरदर्द की बात है। पर वो सामने वाले को वो नहीं लगेगा सही आपका, वो खुद का ही बोलेगा। सो वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है, आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिराकत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। तो ये जो इंसान है वो लेखक का बोलता है, क्या है आप अजीब है, बहुत अजीब, कौन आरक्षण करता है, कोई आरक्षण नहीं करता, आरक्षण करने में ही मेन सिरदर्द होता है। लेखक ने क्या बोला होता है, लेखक ने बोला होता है बिना आरक्षण की यात्रा करना टेंशन वाली बात है, सिरदर्द वाली बात है। पर ये जो इंसान है ये क्या बोल रहा है कि आरक्षण करना ही सिरदर्द वाली बात है। एक तो 4-4 दिन, हफ्तों में 4 बार चक्कर काटो वहाँ का, तो कहाँ पे जाके आपको लाइन लगाने के बाद एक आरक्षण का टिकट मिलेगा, एक सीट मिलेगी, और आप टिकट निकालोगे, उसको आप रखोगे, डिब्बे में जाओगे, ट्रेन से यात्रा करोगे। जब कंडक्टर आता है तो आप पूछेगा टिकट है, तो आपके पास होता है आरक्षण का टिकट, आप दिखाते हो, फिर वो भी बोलता है नहीं नहीं है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता, क्योंकि उनको फाइन नहीं मिलता फिर। ठीक है, तो इस तरह से भी कभी कभी
इंसिडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, वह दूसरे यात्री के पास जाता है। ऐसे करके कंडक्टर पता है ना, नहीं है ना, है तो क्या देखना, जाने दो, आगे ऐसे। उसके पास न टिकट है ना आरक्षण। देखिए, आपको पता है ट्रेन से अगर आपने ट्रैवल किया है तो हर इंसान के पास आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे ही चढ़े होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको पता होता है हम लोग टीसी को निपटा देंगे, ठीक है। तो वही इंसिडेंट लेखक ने यहाँ पे कहा है, उसके पास ना टिकट होती है ना आरक्षण होता है, इशारों इशारों में कुछ बातें होती हैं और उसे वह जहाँ से चाहता है और जहाँ तक चाहता है उसको एक सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। मतलब ये जो चीटिंग होता है, जो करप्शन होता है, यहाँ पे लेखक ने ये बताया है कि आप इतना चक्कर काटो, आप इतनी मेहनत करो रिजर्वेशन के लिए, और आपके रिजर्वेशन को अगर आप कंडक्टर पूछता है, आप टिकट दिखाते हो, तो कुछ कंडक्टर इतने रूड होते, बोलते नहीं नहीं है ना टिकट तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। मतलब भाई इंसान अच्छे से काम कर रहा है, लीगली है, सब ओके है, तो उनको पसंद नहीं आता। ऐसे भी कंडक्टर होते हैं। और जो व्यक्ति जिसने ना साधा टिकट निकाला है, आरक्षण तो दूर की बात, उसके पास टिकट नहीं है, आरक्षण नहीं है, फिर भी कुछ इशारों में बात होती है, मतलब घूस दी जाती है, सामने वाले को ब्राइब दिया जाता है, और फिर वो ब्राइब लेके जो टीसी होता है उसके हाथ में होता है टिकट निकालना, ठीक है। तो वो सामने वाले को, उसको पता होता है कंडक्टर को कि इस पर्टिकुलर सीट पे कोई इंसान नहीं बैठा है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो ये घूस लेके, ब्राइब लेके उस इंसान को स्टेशन, मतलब जहाँ से वो चढ़ा है और जहाँ पे वो उतरेगा उसका टिकट ये दे देता है। तो चीटिंग ऐसे होती है। और आपको पता है ट्रेन में एक वाक्य लिखा होता है कि भारतीय रेल ये जनता की संपत्ति है, पर लेखक जो है यहाँ पे करेक्शन करना चाहता है। लेखक बोलता है जनता की नहीं है, भारतीय रेल है कंडक्टर की संपत्ति, क्योंकि जिस कंडक्टर यानी कि टिकट का जो चेकिंग करता है, टीसी जिसको हम बोलते हैं, तो टीसी की ही ये संपत्ति है। टीसी को जहाँ पे चाहे वो कर सकता है, किसी को भी बिठा सकता है, किसी को भी जगह से उतार सकता है। आगे, सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। अभी देखिए, ये दिन तो सुबह, दिन, दोपहर ऐसे ही चली गई, अभी शाम होती चली आ रही थी, सांझ यानी कि शाम, इवनिंग। फिर ट्रेन की जो लाइट्स होती है वो चालू होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, सभी लोग अपने जो गद्दी, चादर जो भी है वो सब निकाल देते हैं, बिछाते हैं और सोना शुरू कर देते हैं। और लेखक का भी बहुत ये सब बातें सुन सुन के सिरदर्द होने लगता था। तो लेखक ने एक सिरदर्द की गोली खाई और फिर वो भी सोने जा ही रहे थे। तब सहयात्री ने देखा कि ये सामने वाला व्यक्ति मेडिसिन खा रहा है, तो वो पूछेगा। तो जैसे ही सहयात्री ने पूछा कि क्या आपको सिरदर्द हो रहा है, मैंने कहा जी हाँ, तो वो बोलेंगे फिर से, मतलब बातें तो होती ही रहेंगी, रात हो दिन हो, सहयात्री आपसे बात करेगा ही करेगा। आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली। अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कड़ाही में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। अभी ये क्या समय है एडवाइस देने का, सामने वाले का सर फटा जा रहा है सिरदर्द से, वो गोली खा रहा है वो सिरदर्द कम होने के लिए, और ये सामने वाले सहयात्री को उसको तभी एडवाइस देनी है कि नहीं नहीं गोलियां मत खाइए, रिएक्शन होता है, या फिर आपने कुछ खाया था। लेखक से पूछ ही नहीं रहा है, उसको खुद इमेजिन कर रहा है कि नहीं नहीं इन्होंने ये कुछ खाया होगा। फिर वो पूरी कचौड़ी होती है, वो रेलवे स्टेशन पे बहुत ही बासी होती है, उसको फिर तेल में गरम करा जाता है बासी को ही, और दे देते हैं। कुछ नहीं गरम, कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ जेब गरम करनी होती है, इसके लिए ये सब करते हैं। तो ये चालू हो जाते हैं सामने वाले। मैं तो घर से पराठा लेकर, और फिर अपना वो बड़ापन दिखाएंगे,
मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा ही आता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? ठीक है, उनके प्रश्न खत्म नहीं हुए अभी तक। फिर वो पूछता है कि ये कब से आपको होता है, मतलब जेनेटिक, पैतृक का मतलब होता है जेनेटिक, मतलब आपके दादा नाना उन सबसे आपको ये बीमारी है या सिर्फ आपको ही ये बीमारी है? फिर मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, इसके लिए सभी को सिर दर्द होता है, ये स्वाभाविक है। मैं कुछ अलग इंसान नहीं हूँ सिर लेके आया हूँ, सभी को सिर है तो सभी को सिर दर्द होगा ही होगा, सिर दर्द होगा ही होगा। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? तो क्योंकि लेखक इतना तंग आ गया क्वेश्चन से, तो इसके लिए लेखक ने ऐसा ही जवाब दिया। फिर ये सामने वाले व्यक्ति को फिर भी उस पर कुछ असर नहीं। वो बोल रहे, क्या आप कुछ भी बोल कर रहे, क्या आप जोक मार रहे हो? ऐसे इस तरह बिना सिर पैर की बात करना मतलब इलॉजिकल बात करना। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अभी ये गए भविष्यवाणी में, ये तारों ग्रहों पे चले गए कि जिसके पाँव में शनि होता है, मतलब शनि साढ़े साथी होते हैं, उसको भी हमेशा सर दर्द होता है। जिसके कभी कभी पेट में गैस हो जाती है, डॉक्टर भी बना अभी सामने वाला, जिसके पेट में गैस होती है उसको भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, लेकिन जब से हम सफ़र सह यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूँ। तो फाइनली लेखक उसको डायरेक्टली जवाब देते हैं कि मैं बहुत चंगा था, चंगा भला चंगा था, सब अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में, मेरी ट्रेन जर्नी अच्छी चल रही थी, किताब में पढ़ने वाला था, पर आप जैसे जो सहयात्री मुझे मिले पूरे दिन भर अलग अलग तरीके से, उन्होंने मेरा इतना सर खाया तो मेरा सर अब दुखेगा नहीं तो क्या करेगा। मतलब मेरे लिए वो बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द नहीं है, तो हम सफ़र जो यात्रियां हैं ये मेरे दर्दे सिर बन गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सफ़र का साथी है वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।